हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स की स्टार्टिंग आज है। फिजिक्स की स्टार्टिंग हमेशा फिजिकल वर्ल्ड से होती है। और डियर स्टूडेंट, ये फिजिकल वर्ल्ड हम लोग क्लास 11th में स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास सुपर से ऊपर होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको नॉलेज एक्वायर करना है तो आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करें। जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड कहीं पे भी आने वाला नहीं है ये। हाँ, लेकिन नॉलेज की बात करें तो नॉलेज यहीं से क्रिएट होता है। अगर अपने आप नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करें। आज हम सारे कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है साइंस। व्हाट इज साइंस? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि साइंस का मेन कंसेप्ट क्या है, साइंस हम किसको कहते हैं। लेकिन आज आपके अंदर फीलिंग क्रिएट होने वाली है कि साइंस का आखिर मेन कंसेप्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस लैटिन वर्ड से क्रिएट हुआ है। लैटिन वर्ड साइंस्टिया से क्रिएट हुआ है। ये लैटिन वर्ड साइंस्टिया से क्रिएट हुआ है। आई होप आप लैटिन वर्ड जानते होंगे। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस्टिया का मेन कंसेप्ट क्या है। तो इसका मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब है नॉलेज। इसका मतलब है नॉलेज। डियर स्टूडेंट, नॉलेज एक्वायर करना ही साइंस है। जितनी भी जानकारी आप एडॉप्ट कर सकें वही साइंस है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ होगा कि सर किस प्रकार की नॉलेज हम एक्वायर करें। तो आंसर है नेचर। जो भी चीज़ें नेचर में हो रही हैं, जो भी नेचुरल फिनोमेना है, अगर आप इसके बारे में स्टडी करें, इसके बारे में अगर आप नॉलेज एक्वायर करें, दैट इज कॉल्ड साइंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बारिश हमेशा बादल से पानी गिरता है नीचे की तरफ, तो आप कहते हैं वर्षा की जो बूंदें हैं हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं। ऐसा क्यों? नेचर में बारिश हो रही हैं। नेचर में आपने देखा होगा कि बिजली की आवाज़ सुनाई पड़ती है आकाश में, जिसमें लाइटनिंग होती है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसमें बहुत सारे कलर्स आपको ऑब्जर्व होते हैं, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। ये सब नेचर में हो रही हैं और इन सब के बारे में जानकारी मुझे साइंस प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट, साइंस क्या है? साइंस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। जितनी भी हम चीज़ें एडॉप्ट कर सकें नॉलेज के तौर पे, वो सब साइंस कहलाती है। तो कहने का मतलब आपको याद क्या रखना है, साइंस क्या है? तो आंसर है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। आई थिंक आप समझ गए होंगे साइंस क्या है डियर स्टूडेंट। तो आंसर है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब आंसर है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज किसके बारे में? तो आंसर है अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिना। अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो ये आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, नेचर, नेचुरल फिनोमेना एंड नेचर। कहने का मतलब नेचर में जो नॉलेज आप एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड साइंस। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा
साइंस किस वर्ड से क्रिएट हुआ है? तो लैटिन वर्ड साइंस्टिया से क्रिएट हुआ है। साइंस्टिया का मतलब होता है नॉलेज। कहने का मतलब जो हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एक्वायर करते हैं नेचर में, जो नेचुरल फिनोमेना है, उसी को हम कहते हैं साइंस। आई होप आप समझ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट, साइंस का बहुत ब्रॉड रेंज है, बहुत बड़ा इसका रेंज है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस फिजिकल साइंस इसका जो दूसरा पार्ट है इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया डियर स्टूडेंट। अब जो फिजिकल साइंस है, अगर इसमें हम इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो मेन पार्ट्स इसके बेसिकली दो हैं। सबसे पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। इसको जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे इसका जो मेन पार्ट्स है, या मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसका जो मेन पार्ट है वो सबसे पहला है फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। आई होप आपने इन दोनों का नाम सुना होगा कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे। ऐसे अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करें, इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। दूसरा बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये दो मेन पार्ट्स हैं बायोलॉजिकल साइंस में। बाकी बहुत सारे होते हैं, हमको बिल्कुल उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ जो फिजिक्स है, फिजिक्स हमको इसी पे फोकस करना है, क्योंकि मुझे क्या पढ़ना है? फिजिकल वर्ड। तो फिजिकल वर्ड फिजिक्स के बारे में मुझे स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम पूछें कि आप बताओ फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल नेचर एंड नेचुरल। फिजिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है और इसमें हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। वी हैव टू स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनाज। मतलब ये ब्रांच ऑफ साइंस है। ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। ये ब्रांच ऑफ साइंस we have to study about nature and different phenomena, डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे फिजिक्स का मेन कंसेप्ट क्या है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, आपने बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी के बारे में सुना होगा। अगर हम आपसे कहें कि आप बताओ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब फिजिक्स हैं कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नो। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए क्यों ये फिजिक्स नहीं है? क्यों हम वायरस, बैक्टीरिया को फिजिक्स हम नहीं कहते हैं? ये क्यों फिजिक्स से अलग है? किस कंसेप्ट को हम फिजिक्स में रखते हैं? किस लॉज को हम फिजिक्स में रखते हैं? किस हम नेचर को फिजिक्स में रखते हैं? आज हम चल रहे हैं ये आपको बताने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब बैक्टीरिया, वायरस क्यों फिजिक्स नहीं है? क्या ऐसा इसमें है कि जो चीज़ें फिजिक्स में हैं वो बायोलॉजिकल साइंस में नहीं है, जो बायोलॉजिकल साइंस में है वो फिजिक्स में नहीं है? आखिर क्यों ऐसा कौन सा चमत्कार है? तो आप फील करो डियर स्टूडेंट। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में वही चीज़ें होती हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती हैं।
साइंटिफिक मेथड से गुजरना पड़ता है। जिस कंसेप्ट को फिजिक्स में रखा गया वो सारे के सारे कंसेप्ट साइंटिफिक मेथड को सेटिस्फाई करते हैं। जो कंसेप्ट साइंटिफिक मेथड को सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको फिजिक्स से हम बाहर निकाल देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहें कि एक एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है तो आपका आंसर होगा कि ये एप्पल ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरता है। तो डियर स्टूडेंट, ये साइंटिफिक मेथड को सेटिस्फाई करता है। तो आइए आज देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स क्या है। मज़ा आने वाला है डियर स्टूडेंट। आई होप आज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप फील भी करेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंटिफिक मेथड क्या है। क्या है भाई साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड डियर स्टूडेंट, अब जो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है आप समझने का प्रयास करो। डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में उन्हीं कंसेप्ट को रखा गया है जो साइंटिफिक मेथड को सेटिस्फाई करते हैं। अब मैं आपको फीलिंग क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि साइंटिफिक मेथड आखिर क्या है, कौन सा ऐसा चमत्कार है जिससे हम ये बताते हैं कि ये फिजिक्स में जाएगा अदरवाइज नहीं जाएगा। बैक्टीरिया फिजिक्स नहीं है, क्यों ऐसा? और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब फिजिक्स हैं, ऐसा क्यों? या फिर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, कूलम फोर्स की बात करें, रेडिएशन की बात करें, ये सब फिजिक्स है, ऐसा क्यों? आज मैं ये सीखने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक मेथड को हम समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मैं एग्जाम्पल सपोज करूँगा और उसी एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगा कि साइंटिफिक मेथड का मेन कंसेप्ट क्या है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ किनारे एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को आपको दिमाग में रखना है हमेशा और सारे प्रोसेस को सेटिस्फाई करना है। फ्रीली falling an apple from tree। एक एप्पल स्वतः रूप से अपने आप एक पेड़ से गिरा, ये एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल को हम इसमें यूज करेंगे हम। अभी देखो आप कैसे आपके समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको साइंटिफिक मेथड सेटिस्फाई करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या? एप्पल कहाँ पे है आपको देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। बिना देखे आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, सबसे जो पहला पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो ट्री है उस ट्री में पेड़ किस जगह है, किस हाइट पे है, कहाँ पे है वो एप्पल, ये पहले आपको करना पड़ेगा। या फिर अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ कि डियर स्टूडेंट, नदी में पानी कहीं पे बह रहा है, तो नदी में पानी आपको देखना पड़ेगा किधर से किधर जा रहा है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। पहले आपको देख करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पानी का बहाव किधर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देख करके हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले हो गया ऑब्जर्वेशन। सबसे जो पहला प्रोसेस होगा साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन होगा। सेकंड, ऑब्जर्वेशन के बाद अब आपको डियर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर हम सपोज करें कि पानी लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ पानी क्यों फ्लो कर रहा है, इसका क्या रीज़न है, इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट हम लैब में करेंगे। लैब में हम एक ट्यूब लेंगे और उस ट्यूब में पानी को फिल करेंगे और ट्यूब के एक सिरे को हल्का सा ऊपर कर देंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो उसका सिरा कम हाइट पे है उधर की तरफ पानी का फ्लो होने लगेगा। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि पानी का फ्लो ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ होता है। इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्पल वाले केस में हम
लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम अगर बॉल को किसी हाइट से गिराएं तो हम देखेंगे कि बॉल नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब सेकंड में क्या करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब डियर स्टूडेंट यहां पे आंसर है कंट्रोल्ड का मतलब यहां पे क्या है, कंट्रोल्ड वर्ड का क्या मतलब है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब जो मुझे करना है लैब में हम उस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तीसरी बात डियर स्टूडेंट, सबसे पहला आपने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व किया। दूसरा आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर एप्पल को फॉल करेंगे तो किधर जाएगा वो, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि बिल्कुल ये चीज़ें सही हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रीजनिंग डिसाइड करेंगे। रीजनिंग का मतलब हम रीजन सपोज करेंगे कि आखिर ये एप्पल नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्या रीजन है ये। अगर हम एप्पल के मास को चेंज करें, अगर हम एप्पल की हाइट को चेंज करें, तब उस केस में क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को भी हम क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब उसकी हम क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज करेंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये चीज़। कहने का मतलब अगर हम क्वांटिटी को बढ़ाएं, जैसे एप्पल का अगर आपने मास बढ़ा दिया, तब उस केस में आपने देखा कि एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस केस में टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, आपने रीजनिंग क्रिएट किया। ऐसे अगर आपने उसकी क्वालिटी को चेंज कर दिया, अगर आपने हाइट को चेंज कर दिया, तब उस केस में देखा कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, किस फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब आपने एक फॉर्मूला बनाया, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये आपने फार्मूला बनाया। और इस फार्मूले में अगर आप r को चेंज करते हैं या अगर आप मास को चेंज करते हैं, तो आपने देखा कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या करेंगे, आप डियर स्टूडेंट एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल का मतलब अगर आपने किसी एप्पल को ट्री से फॉल किया, ये ट्री मैं मान ले रहा हूँ भाई, आपने किसी एप्पल को ट्री से फॉल किया, ये फ्री फॉल कर रहा है ट्री। तो डियर स्टूडेंट अगर आपसे पूछें इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, ये ग्राउंड है, इसको कितना समय लग रहा है, या ये किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें तो टाइम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक हम मॉडल बनाएंगे, एक हम चार्ट बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग होगा। मैथमेटिकल मॉडलिंग ये भी आपको बनाना है। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग हाइट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से आप एक चार्ट बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रेडिक्शन, कहने का मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि बहुत पहले ये बोला जा चुका हो कि अगर एप्पल गिरेगा तो नीचे की तरफ आएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हमारे दादाजी जानते हैं, उनको साइंस नहीं पता है, उनको साइंस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं। मतलब उनको प्रेडिक्शन है, उनको पता है कि चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो मुझे साइंस के बारे में पता नहीं होता, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, आकाश में बिजली चमकती है तो वहाँ पे लाइट हो जाता है। ये सब प्रेडिक्शन कैसे, ये सब नॉलेज हमको कैसे मिलता है, तो आंसर है हमारे पूर्वज इस चीज़ को बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट प्रेडिक्शन भी इसमें होना चाहिए, प्रेडिक्शन का कंसेप्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो प्रेडिक्शन भी होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब हमारे दादा बाबा जो चीज़ें पहले बता चुके हैं वो बिल्कुल उस तरीके से भी ये यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। अब अगर हम आगे की बात करें 6,
अब हम लास्ट में क्या करेंगे, अगर ये सारे स्टेप सही आ रहे हैं तब इसका मतलब वो सही है। अगर इसमें से कोई गलत हुआ, कोई अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हम कह देंगे कि जो भी हम कंसेप्ट सपोज किए वो गलत है। कहने का मतलब लास्ट हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, या हम क्या कहेंगे, आर फॉल्सिफिकेशन। आर फॉल्सिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अगर ये इसमें से कोई भी स्टेप सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि जो भी कंसेप्ट आप बना रहे हो, जो भी आप फॉर्मूला दे रहे हो, जो भी आप फिनोमेना की बात कर रहे हो, ये फिनोमेना रॉन्ग है। तो जितने भी चीज़ें फिजिक्स में हैं वो सब यहाँ से निकली हैं, इन सब को सेटिस्फाई करती हैं, इन सब को सेटिस्फाई करती हैं, इन सब को सेटिस्फाई करती हैं। डियर स्टूडेंट, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं फिजिक्स में वो सब क्या करती हैं, सब सेटिस्फाई करती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब अगर आपको फिजिक्स में कोई कंसेप्ट सपोज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी जा कर के आप चीज़ों को उसके अंदर रख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स का मेन कंसेप्ट क्या है? थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, हाँ, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब फिजिक्स का एरिया क्या है? तो डियर स्टूडेंट, इसके दो थ्रस्ट एरिया हैं। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और दूसरा रिडक्शनिज्म। दो इसके थ्रस्ट एरिया हैं। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, यूनिफिकेशन का मेन कंसेप्ट क्या है? तो मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि यूनिफिकेशन का मेन कंसेप्ट क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ, फ्रीली फॉलिंग एन एप्पल, फ्रीली फॉलिंग एन एप्पल फ्रॉम ट्री, और दूसरा इसमें ये फ्रीली फॉलिंग एन एप्पल फ्रॉम ट्री जो है, इसमें मेन कंसेप्ट क्या है? ऐसा क्यों होता है? एप्पल नीचे की तरफ क्यों आता है? फ्री फॉल एप्पल क्यों करता है? तो आपका आंसर होगा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। क्यों होता है ये? तो आप कहेंगे बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है ये, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। कहने का मतलब अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचता है। कौन सा फोर्स लगाता है? तो आप कहेंगे F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगाता है, या फिर कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स लगाता है, और इसी वजह से एप्पल नीचे की तरफ आता है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ, अर्थ सन के अराउंड घूमता है चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है? वहाँ पे क्या है? तो आपका आंसर होगा वहाँ पर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। कहने का मतलब अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन in an circular orbit, in an circular orbit। ऐसा क्यों? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो सेम आंसर होगा कि यहाँ पे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। कहने का मतलब सेम आंसर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग फिनोमेना हैं, दो अलग अलग प्रोसेस हैं।
लेकिन यहाँ पे एक ही लॉज सेटिस्फाई हो रहा है, उसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर इस प्रकार का कहीं पे कोई केस आपको मिले यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना हो, बट वहाँ पे लॉज अगर एक हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। कहने का मतलब वेरियस फिनोमिना एक्सप्लेन बाय ए सिंगल लॉ इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। वेरियस फिनोमिना explained by a single law is called unification। अगर वेरियस फिनोमिना है और उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम सिंगल लॉ से कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट कि दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। कहने का मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है। अगर कोई अर्थ सर्कुलर मोशन कर रहा है सन के चारों तरफ, तो वहाँ पे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और अगर कोई एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है तब भी वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रिडक्शनिज्म के क्या कंसेप्ट है। जो यहाँ पे रिडक्शनिज्म है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, बाईसाइकिल जाना है, साइकिल यूज करते हुए आपको अपने होम से स्कूल जाना है, तो आप क्या करेंगे? सोच के बताओ। तो आप पहले साइकिल की सीट पे आएंगे, फिर पैडल को पैर से पुश करेंगे। तो कहने का मतलब हर राउंड में जितनी बार आप पैडल को घुमाएंगे उतनी बार साइकिल आगे बढ़ेगी, साइकिल करेगा लीनियर मोशन। तो कहने का मतलब अगर आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है तो कई राउंड लगाना पड़ेगा, और हर राउंड में क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप साइकिल से चल रहे हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं, एज्यूम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हर राउंड में क्या हो रहा है, हर राउंड में डियर स्टूडेंट आप डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आपने स्मॉल स्टेप में क्या किया, एक बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपने क्या किया, एक बिगर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। जो आप ये बिगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये कैसे आप कर पा रहे हैं ट्रेवल? तो आंसर है स्मॉल राउंड की वजह से। जितनी बार आप पैडल मारेंगे उतनी बार आप कुछ न कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे। तो जब चीज़ों को हम स्मॉल जब हम स्टेप को ऐड करते हुए कहीं हम बहुत बड़े स्टेप के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, तब उसको हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। कहने का मतलब अगर आपको बहुत बड़ी एनालिसिस करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे स्टेप के बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर लास्ट में जा कर के हम पूरे उस सिस्टम के बारे में एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस प्रकार के हम केस को कहते हैं रिडक्शनिज्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स अभी आपको मिला नहीं होगा लेकिन आगे मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लगा होता है एक पिस्टन, यूं ऐसे। जब आप पिस्टन को पुश करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, तब उस केस में जो इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने उस मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट किया। तो कहने का मतलब ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, तो उस केस में वर्क होगा, और ये वर्क कौन करेगा? तो आंसर है गैस के मॉलिक्यूल्स करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर चेंज होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उसका एंट्रोपी चेंज होगा। ये सब चेंज हो रहे हैं और इन सब की वजह से ये सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर आपको वर्क निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। स्मॉल कंसेप्ट के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ये कह पाएंगे कि ये सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, टू स्टडी अबाउट a microscopic system but with the help of microscopic particle,
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तब उस केस में हम कहते हैं कि ये कंसेप्ट कैसा है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंजम। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये साइकिल वाला एग्जांपल बेहतरीन था आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर हम स्मॉल स्टेप सपोज करके किसी बड़े अगर हम कंसेप्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करें तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंजम। ये है कंसेप्ट डियर स्टूडेंट थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स का। अब आगे हम बात करने वाले हैं इसके बाद स्कोप क्या होता है। व्हाट डियर स्टूडेंट स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स को मैं सिर्फ 3 चीज़ों से समझाना चाहूँगा, मास, लेंथ और टाइम। कहने का मतलब अगर हम स्कोप की बात करें तो इतना ज़्यादा इसका रेंज है कि आप अगर सपोज करना चाहो कि मास सबसे स्मॉल पार्टिकल का कितना होगा तो आंसर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ किलोग्राम। सबसे बड़े बॉडी का मास कितना होगा तो आंसर है मास ऑफ यूनिवर्स 10⁵55। कहने का मतलब 10⁻³ से लेकर के 10⁵55 तक जितनी भी बॉडी हैं हम सारे के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ फिजिक्स। अगर हम बात करें स्कोप क्या होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज। सबसे पहला है रेंज। तो रेंज में डियर स्टूडेंट अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me कितना होगा तो आप कहेंगे 9.1 10⁻31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका रेंज कितना है तो आप कहेंगे मास ऑफ यूनिवर्स ये होता है 10⁻55 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ यूनिवर्स। ये है मास ऑफ यूनिवर्स। अब आप फील कर सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कितना छोटा है और मास ऑफ यूनिवर्स कितना बड़ा है। इसके बीच में जितने भी पार्टिकल हैं उन सब के मास के बारे में स्टडी हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ यूनिवर्स। कितना बड़ा स्कोप है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। सेकंड पार्ट बी। अब हम लेंथ की बात करते हैं। लेंथ डियर स्टूडेंट अगर हम लेंथ की बात करें तो सबसे छोटा लेंथ क्या हो सकता है तो आंसर है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है तो आप कहते हैं 10⁻15 मीटर। ये है साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। ये है माइक्रोस्कोपिक, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। जो बहुत छोटा होता है इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक। डियर स्टूडेंट जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये कितना है, बहुत स्मार्ट। अब इसको हम कहाँ से कहाँ तक हम स्टडी कर सकते हैं। लेंथ की बात करें तो आप कहेंगे ये हो जाएगा m की वैल्यू 10 की पावर कितना, आई थिंक 22 होता है मीटर, 22 मीटर, 26 मीटर। ये साइज ऑफ यूनिवर्स 26 मीटर। ये है साइज ऑफ यूनिवर्स। साइज ऑफ यूनिवर्स है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट की बात करें टाइम तो डियर स्टूडेंट माइक्रोस्कोपिक में टाइम क्या होगा तो टाइम अगर हम सपोज करें कि न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करना है तो न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट को कितना समय लगेगा तो आंसर है 10⁻² 20 सेकंड। 10⁻² 20 सेकंड। ये टाइम कैसा है तो टाइम टेकन बाई लाइट टू क्रॉस द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये टाइम है टाइम टेकन बाई लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये है, इतना कम समय लगता है। और इसका रेंज कहाँ तक होगा तो आप कहेंगे जो इसका रेंज है ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये t है, इसका रेंज हो जाएगा लाइफ ऑफ यूनिवर्स कितना होता है। लाइफ ऑफ यूनिवर्स कितना होता है तो आंसर है 10⁻18 सेकंड। 18 सेकंड लाइफ ऑफ यूनिवर्स। इसको हम कहते हैं लाइफ ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब जो यूनिवर्स है
ये 10⁻18 सेकंड के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे क्रिएट हुआ था यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, एक्सप्लोजन हुआ था, वैसे ही एक समय ऐसा आएगा कि यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से उसकी एंडिंग होगी, लेकिन समय कितना लगेगा? 10⁻18 सेकंड्स। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा समय है ये। बिल्कुल कैप्सूल के तरीके से यूनिवर्स बढ़ रहा है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्स के बारे में। ब्रांच ऑफ साइंस में आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, सॉरी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स कितने हैं। सबसे पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद है क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बड़ी बड़ी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होती है वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स आती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम बात करेंगे लाइट। लाइट का मतलब आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, बीम ऑफ लाइट जा रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है लाइट का, रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब लाइट में हम पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन भी है इसमें। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगा। अगर मैग्नेट है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करेगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। या कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उसके पास अगर हम कोई मैग्नेट लेकर के आएंगे तो उससे फोर्स लगेगा। ये सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और लास्ट आपका होगा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब ये है कि चीज़ें सब, जितनी भी चीज़ें ब्रह्मांड में सब रिलेटिव हैं एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट। जैसे दो ट्रेनें चल रही हैं तो पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या होगी। ये सब कंसेप्ट रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्स के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। छोटा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।